हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे क्रॉप्स को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है और कैसे उनको प्रोडक्शन होने के बाद मैनेजमेंट में देखा जाता है, यानी कि कैसे उनकी मैनेजमेंट होती है, कैसे उनको मैनेज किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हमें ये तो पता ही है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं और लिविंग है उन सबको फूड की ज़रूरत होती है, यानी कि बिना खाने के उनका गुजारा नहीं हो सकता। हमें ये भी पता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन क्या एनिमल्स और ह्यूमंस भी अपना खाना खुद बना सकते हैं? आइए हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। हमें ये पता है कि हम जो भी खाना खाते हैं, है ना, खाना खाने के बाद एनर्जी निकलती है, यानी कि वो हमने जो भी खाया होता है वो जो है एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और वो हमें एनर्जी क्यों चाहिए होती है? ताकि हम वेरियस प्रोसेसेस ऑफ लाइफ कर सकें। कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो इंटरनल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो हर छोटे बड़े प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी खाने के अलावा कहीं और से नहीं मिल सकती है। सो वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। तो हम एज ह्यूमंस बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें खाना कहाँ से मिलता है, या तो हमें प्लांट्स के अंदर से मिलता है, या फिर एनिमल्स के अंदर से मिलता है, या फिर दोनों के अंदर से मिलता है। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी। तो अगर खाने की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, तो हमें खाने के बारे में सब कुछ पता भी होना चाहिए कि हम जो खाना खा रहे हैं आराम से, वो हमें मिलता कैसे है, उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, और किस किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के बाद और किन किन स्टेजेस से गो थ्रू करने के बाद हमें वो खाना हमारे तक पहुंचता है। और जब वो पहुंच जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, यानी कि हमें वो एनर्जी में कैसे ब्रेक डाउन होता है, और हमें कौन कौन से प्रोसेसेस के लिए। तो आइए फ्रेंड्स अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्रॉप के बारे में दे रखा है। क्रॉप किसको बोलते हैं? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। ठीक है, तो क्रॉप जो होता है एक पर्टिकुलर किसी पौधे को या प्लांट को नहीं बोलते हैं। जब एक कोई लार्ज फील्ड के ऊपर हम देखें, जैसे कि ये पर्टिकुलर लार्ज एरिया है हमारा, है ना, और हम इसके ऊपर जो है काफ़ी सारे एक ही तरह के जो है वो प्लांट्स उगाते हैं, ठीक है, ग्रो करते हैं। जैसे कि वीट, हमने सारे वीट यहाँ पे ग्रो करे हुए हैं, तो और ये बड़े हो गए हैं, ग्रो होने के बाद हमने इनको फुली ग्रोन होने के बाद कल्टीवेट कर दिया, तो इस पर्टिकुलर जगह को हम बोलेंगे दिस इज़ अ क्रॉप ऑफ वीट। ठीक है, तो एक सिर्फ पर्टिकुलर जो क्रॉप होगा उसी को नहीं बोलते हैं। ये पूरा जो एक बड़ी फील्ड पे एक बड़े स्केल के ऊपर जब इनको पूरा ग्रो किया जाता है और कल्टीवेट किया जाता है, तब हम उसको क्रॉप बोलते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो क्रॉप्स में फ्रेंड क्या क्या होता है? सीरियल्स भी होती हैं, वेजिटेबल्स भी होती हैं, और फ्रूट्स भी होते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को हम ग्रो करते हैं। हमें ये तो पता है फ्रेंड्स कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अलग होती है। दे वरी फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिल्ली में टेम्परेचर हाई हो रहा है, इट डजेंट मीन कि मुंबई में भी टेम्परेचर उतना ही हाई होगा। अगर वहाँ की ह्यूमिडिटी कंडीशंस बहुत ज़्यादा हाई है तो दूसरे एरिया की भी इतनी होंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है, यानी कि हर रीजन का एक अलग टेम्परेचर है, अलग ह्यूमिडिटी है, और रेनफॉल भी अलग ही है। आइए फ्रेंड्स, आज अब पढ़ते हैं हम दो तरह की जो क्रॉप्स होती हैं जिनको उगाया जाता है, यानी कि ग्रो किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर वेदर कंडीशंस। तो वो क्या है? डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड एज खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं? देखिए, वो क्रॉप्स होते हैं जिनको उगाया जाता है रेनी सीजन में, उनको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। और रेनी सीजन इंडिया में जो होता है वो आप सबको पता ही है कि जून से लेकर सितंबर तक होता है। इसके एग्जांपल्स हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। और राबी क्रॉप्स होते हैं वो क्रॉप्स जिनको विंटर सीजन में उगाया जाता है, और इनका टाइम पीरियड जनरली होता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। इनके एग्जांपल्स हैं क्रॉप्स व्हीट, ग्रेन, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। इसके अलावा पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। अब बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या है? Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप किसी बड़ी जगह पे जो है प्लांट्स को या क्रॉप्स को उगा रहे हैं तब भी वही प्रैक्टिसेस होंगी, और अगर आप एक छोटा सा पौधा घर में उगा रहे हैं तब भी वही प्रैक्टिस होगी, यानी कि प्रैक्टिस रिमेन्स द सेम। बस वो किस स्केल पे उगाया जा रहा है, यानी कि स्मॉल स्केल है या लार्ज स्केल है, वो डिपेंड करता है।
दीज एक्टिविटीज़ और टास्क्स आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इनको बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसमें क्या क्या प्रोसेसेस आते हैं? सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि आपको ऐसे आंख बंद करके किसी भी सॉइल में कोई सा भी क्रॉप नहीं उगाना है, क्योंकि ऐसा करने से आपका क्रॉप नहीं कहीं पे भी उगेगा। यानी कि देखना पड़ता है हमारा क्रॉप क्या है, उसका टाइप क्या है, और फिर वो किस तरह की सॉइल में जो है ग्रो कर पाता है, फिर हम इस तरीके से प्रिपेयर करनी पड़ती है अपनी सॉइल। उसके बाद आता है सोविंग, फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर इरिगेशन, फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरेज। एक एक करके सारे प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या आता है, यानी कि सॉइल को तैयार करना। ये फर्स्ट स्टेप है बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी जैसी भी सॉइल है, जो भी है, ठीक है, जिस पर हमें उसको क्रॉप को जो है उगाना है, हम सबसे पहले उसको लूजन करेंगे, ठीक है, और उसको टर्न करेंगे, ताकि कि उसके अंदर की जो है एयर वगैरह है वो ट्रैप हो जाए उसमें, और वो एयर जो है वो क्रॉप को भी अंदर से, रूट्स के अंदर से पहुंचती रहे। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और अगर हम ऐसे ही ऊपर बस क्रॉप लेके डाल देंगे सॉइल में, तो हमारा जो वो क्रॉप है, यानी उसका जो सीड होगा या जो भी जैसे भी वो हम डाल रहे हैं उसकी रूट्स वगैरह, वो अंदर पेनिट्रेट ही नहीं हो पाएंगे, यानी वो अंदर अपनी जड़ नहीं पकड़ पाएंगे सॉइल के अंदर, और हमारा क्रॉप ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हमें पहले प्रिपेयर करनी है सॉइल और लूज करना है उसको। लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। तो लूज सॉइल की क्या वो है इंपॉर्टेंस, ये है कि अगर आपका जो रूट है, जो पौधे का रूट है, अगर वो बहुत अंदर तक चला भी गया है, जैसे कि ये आपका प्लांट है और ये इसकी रूट्स हैं, ये बहुत अंदर तक अगर चली भी गई है, तब भी इसको हवा मिलती ही रहती है। तो इसलिए लूज सॉइल का ये फ़ायदा होता है। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil। और earthworms और microbes हमें उगाने ही क्यों हैं, हम क्यों चाहते हैं कि ये earthworms और microbes जो हैं हमारी सॉइल के अंदर आए? फ्रेंड्स, earthworms एक बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं क्रॉप को ग्रो करने में, ठीक है। इसको जो है फ्रेंड ऑफ द फार्मर भी बोला जाता है, ये आगे हम पढ़ेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी सॉइल में अर्थवर्म और माइक्रोब्स भी रहें। तो लूजन सॉइल से क्या होगा, एयर जो है आती जाती रहेगी, और इस तरीके से हमारे जो अर्थवर्म्स हैं वो भी, उनको भी एरेशन रहेगी और हवा आती जाती रहेगी, और उनको भी रहने में प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि उनका भी लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से उनका जो है डेथ नहीं हो जाएगी। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it। Humus एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रेंड्स, जब भी, जिसको खाद बोलते हैं, जब भी हम पौधा उगाते हैं। कभी आप किसी नर्सरी में जाओ या कहीं किसी फील्ड में जाओ, तो जो फार्मर होगा आप उससे पूछना कि ह्यूमस का क्या रोल है, तो वो आपको बताएगा कि ह्यूमस का कितना बड़ा रोल होता है। जैसे कि हमें अपने बालों को ग्रो करने के लिए ऑयलिंग करना पड़ता है, या अच्छे जो है स्पा क्रीम्स आती हैं वो लेना पड़ता है, या उसको जो भी हम कुछ ना कुछ मास्क लगाते रहते हैं या कुछ करते हैं, तो क्यों करते हैं? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द हेयर। तो इन द सेम वे हम ह्यूमस भी डालते हैं ताकि ग्रोथ बहुत अच्छी रहे क्रॉप की, और वो किसी भी हार्मफुल माइक्रोब वगैरह से फ्री रहे। बट वाई डज द सॉइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूजन्ड? You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, oil and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients held in the dead organisms are released back into the soil। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि क्या होता है, हमने पहले भी ये सब पढ़ा हुआ है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब जो होते हैं ना हमारी सॉइल में होते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म आके गिर गया, या किसी बर्ड ने या फिर किसी भी ईगल वगैरह किसी ने कोई ऑर्गेनिज्म खाया और वो सॉइल पे आके बैठ गया, और उसको वहीं पे आधा खाया, आधा पार्ट उसका वहाँ पे रह गया। अब वो जो वो डिकेड पार्ट है ना, वो एक डेड प्लांट और डेड ऑर्गेनिज्म, डेड एनिमल की फॉर्म में वहाँ पे रहेगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और डिकम्पोज होने के बाद उसको न्यूट्रिएंट्स देगा सॉइल को। जो भी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिएंट्स है ना, वो सारे उस सॉइल के अंदर रिलीज हो जाएंगे। अब क्या होगा, जब ये न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाएंगे ना, तो वो एक ही जगह पे रहेंगे। अब अगर हम उसे लूज करेंगे और टर्न करेंगे, तो वो न्यूट्रिएंट्स एक जगह की जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सारी, ऑल ओवर द सॉइल में। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि सॉइल को लूज करना ज़रूरी है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। तो न्यूट्रिएंट्स फ्रेंड्स हमेशा नीचे ज़्यादा होते हैं, तो अगर हम उसको लूजन करेंगे तो जो नीचे का पार्ट है वो ऊपर आ जाएगा, और इस तरीके से प्लांट को अच्छी ग्रोथ मिलेगी और अच्छा न्यूट्रिशन पहुंचेगा, सो दैट प्लांट्स कैन यूज दीज न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरीके से प्लांट्स को आराम से सॉइल के अंदर की न्यूट्रिएंट्स सारे मिल जाएंगे।